जोधपुर में आर्य समाज की शिरोमणि संस्था सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली भारत के प्रधान स्वामी आर्यवेश मंगलवार शाम को सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचे। उन्होंने जोधपुर पहुंचने के बाद सीधे रेलवे D6 में सम्मेलन स्थल का निरीक्षण किया। उनके साथ युवा सन्यासी स्वामी आदित्यवेश व आर्य समाज आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान व आर्य वीर दल के पदाधिकारी मौजूद रहे। अब अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की तैयारियां जो है वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं और आज हम पूज्य स्वामी आर्यवेश जी जो इस पूरे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और आर्य समाज के शीर्षस्थ नेता हैं, वो आज पहुंचे हैं निरीक्षण करने के लिए। उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है। आप मेरी दाईं तरफ देखेंगे, यहाँ दाईं तरफ जो यज्ञशाला बन रही है उसके सामने ही योग स्थल बन रहा है, उसके साइड में फिर जो है भोजनशाला बन रही है और मेरी बाईं तरफ जो है पूरा पंडाल जहाँ पर जो है हज़ारों की संख्या में आर्य प्रतिनिधि जो है वो भाग लेंगे। तो पूरी तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ आर्य वीर दल के और आर्य समाज के जो अधिकारी हैं वो सब यहाँ डटे हुए हैं मोर्चे में और इसी के साथ साथ पूरे शहर को सजाया जा रहा है। ऋषि दयानंद जी के 200वें जन्म जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है रेलवे सामुदायिक भवन D6 जोधपुर में, उसकी तैयारियों के लिए बिल्कुल एक उत्सव की तरह से, एक त्यौहार की तरह से जो है इस शहर को सजाया जा रहा है। ओम की लड़ियाँ लगाई जा रही हैं, ओम के ध्वज लगाए जा रहे हैं। जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स जो है वो लगा करके इस शहर को सजाया जा रहा है। बाहर से जो डेलीगेट्स हैं वो आने प्रारंभ हो चुके हैं। देश के कोने कोने से जो लोग चल रहे हैं, आज लोगों ने आना प्रारंभ कर दिया है और कल शाम तक जो है लगभग 25 से 30% लोग पहुंच जाएंगे और 25 तारीख की रात को जो है मैक्सिमम लोग जिनको राजस्थान के बाहर से आना है वो जोधपुर में पहुंच जाएंगे। जोधपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ UPRMS ने ट्रैक मशीन TSC व वर्क सहायक के पद पर 80 से ज्यादा नवनियुक्त रेल कर्मियों का संघ के मंडल कार्यालय में माला व तिरंगा दुपट्टा उठाकर स्वागत किया और रेल कर्मी बनने पर बधाई भी दी। इस अवसर पर सभी नवनियुक्त रेल कर्मियों ने UPRMS की सदस्यता ग्रहण की तथा संघ के प्रति आभार जताया, जिससे उनकी मेडिकल जांच के साथ सारी पेपर प्रक्रिया समय पर पूरी हो गई और समय पर ही वे सभी रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर सके। UPRMS के मंडल सचिव NJ सिंह व मंडल अध्यक्ष पारस चौधरी ने बताया कि जोनल कार्यकारी महासचिव अजय शर्मा के नेतृत्व में नवनियुक्त रेल कर्मियों का स्वागत किया गया। मंडल पदाधिकारी राजेश शर्मा, गौरव गोदारा, जगदीश शर्मा, मंजू आजाद, लोको शाखा सचिव मुकेश सिंह, शंकर सिंह भाटी, के मीना सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर अजय शर्मा, NJ सिंह व पारस चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि UPRMS सदैव कर्मचारियों के हितों के लिए तथा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहती है तथा यही वजह है कि UPRMS की सदस्य संख्या लगातार बढ़ रही है। जोधपुर शास्त्री नगर पुलिस थाने द्वारा जहर खुमानी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने जहर खुरानी करते हुए बेहोशी की हालत में युवक से 3 किलो 100 ग्राम सोना लूट कर ले गए। 10 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को दिल्ली व उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर उसने 2 किलो 441 ग्राम सोना बरामद किया। पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। DCP गौरव यादव ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर तुरंत उनसे माल बरामदगी की गई है। 9 तारीख को व्यक्ति जो कि जयपुर से 3 किलो करीब सोना लेकर के आ रहा था जोधपुर, उसके साथ एक घटना हुई जिसमें उसने ये बताया कि कुछ लोग जो रास्ते में उसके साथ आए थे तो उन लोगों ने संभवतः सोना उससे ले लिया। जो प्रारंभिक सूचना थी उसमें हर तरीके से शक था। इस पर भी शक था कि जो व्यक्ति लेकर के आया है क्या उसने गबन कर लिया या उसके साथ बस में किसी तरीके की चोरी हो गई या किसी ने कोई जहर पिलाने की घटना अंजाम दी है। क्योंकि ये काफ़ी लंबा जो आप वे देखेंगे काफ़ी लंबा वे था जयपुर से लेकर के सीधे जोधपुर तक। बीच में भी 1-2 जगह पर जो सोना लेकर लाने वाला व्यक्ति था वो उतरा था। इसमें घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही FIR रजिस्टर करने के पश्चात एक टीम को रवाना किया गया। अलग अलग जगह पर जहाँ पर भी व्यक्ति रुका था या उसके साथ जो लोग थे उनके CCTV कैमरा के फुटेजेस देखे गए। फुटेज देखने के दौरान 2 लोग आइडेंटिफाई हुए जो कि बस में साथ में चढ़ते हुए दिखे और उसके जो
व्यक्ति था जो सोना लेकर के आया था उसके आसपास दिखे। उन दोनों के आइडेंटिफिकेशन के बाद एक समस्या ये आई कि एक पर्टिकुलर एरिया के बाद फुटेज हमें किसी भी तरीके का अवेलेबल नहीं हुआ। तो वहाँ पर हमने जो ह्यूमन इंट होता है, ह्यूमन इंट जो मुखबिर तंत्र है, उसको एक्टिवेट किया। जयपुर में जितने भी आसूचना अधिकारी थे, हमारे पुलिस के जितने भी आसूचना में लगे हुए सिपाही थे, उन सभी से संपर्क किया गया, उनको फ़ोटोज़ भेजी गई और उनसे ये कहा गया कि वो भी अपने जो मुखबिर है उनको एक्टिवेट करके इस तरीके के चेहरे वालों के बारे में पता करें। तो लगातार सतत प्रयास करने के बाद कुछ दिन बाद हमारे पास ये सूचना है कि ये जो दो व्यक्ति हैं जिनका नाम रागिब और अब्बास है, ये दोनों व्यक्ति इस चेहरे से मिलते जुलते हैं। ये एक पर्टिकुलर जगह पर आकर के जयपुर में रुके थे और करीब 3 से 4 महीने में बार बार यहाँ आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। जब ये सूचना मिली तो तुरंत यहाँ से जो टीम थी उसको रवाना किया गया। इनके बारे में और डिटेल्स मुखबिर से पता किया गया और उन डिटेल्स के आधार पर टीम तुरंत ही जो पता चला कि बदायूं दिल्ली के रहने वाले बदायूं गए। बदायूं से पहले व्यक्ति को वहाँ पे अरेस्ट किया, उससे पूछताछ की गई, उससे इत्तला ली गई और वहाँ पर ही करीब 1 किलो 400 ग्राम सोना उसे बरामद किया गया। और उसके बाद पुलिस दिल्ली गई, जो दूसरे मुलजिम की जहाँ पर रहने की संभावना थी, तो वहाँ पर गई, वहाँ पर उसको अरेस्ट किया, उससे भी 27 की इत्तला ली और उससे बरामदगी की। इस तरीके से करीब 2 किलो। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी जिला उत्तर की कार्य समिति में हिस्सा लेने आए विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। पूनिया ने कहा कि सचिवालय के भवन में इतनी बड़ी मात्रा में कैश और सोना मिलना सरकार की छवि पर कई सवाल खड़े करता। कहा कि हम बचपन में अलमारी में पार्ले जी बिस्किट को तरसते थे और यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोने के बिस्किट मिले हैं। कांग्रेस में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। जब पहली बार सरकार बनी तो जीप घोटाला और फिर राजीव गांधी की सरकार में बोफोर्स घोटाला भी सामने आया। कहावत तो यहाँ तक है कि राजस्थान की जनता के पैसे से नेहरू गांधी परिवार के किचन चलते हैं। हम पार्ले जी को तरसते थे, उनको सोने के बिस्किट मिले। उपनेता प्रतिपक्ष पूनिया ने कहा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा। जोधपुर 6 घंटे पहले विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर अब तक का रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर अब तक का रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। हाँ, मोदी सरकार 9 साल पूरे कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत सरकार भी लगभग कार्यकाल के उत्तरार्ध पे है। कुछ महीनों बाद हम लोग चुनाव में जाएंगे और इस पूरे, यदि मैं संकलन करूं पूरे 4.5 साल का, इस सरकार के कालखंड में, इस सरकार की विरासत में किसानों की कर्जा माफी का दंश अभी जिंदा है और वो केवल राजनीतिक विरोध के लिए नहीं, श्रीमान राहुल गांधी जी के श्रीमुख से कहे गए शब्द हैं कि 10 दिन में किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी की बात उन्होंने कही। उस कर्जा माफी के वादा खिलाफी के कारण राजस्थान के बहुत सारे किसानों ने आत्महत्याएं की। मसलन श्री गंगानगर के, रायसिंह नगर के, ठाकरी गांव के एक किसान सोनलाल कडेल ने लाइव वीडियो जारी किया। मैं उसका उल्लेख आपके सामने कई बार कर चुका। सुरजाराम और राधेश्याम वो किसान थे, जिसमें से एक ने हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट के सामने और आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, लेकिन उन किसानों के, उन परिवारों के आंसू आज तक सूखे नहीं। राजस्थान में सर्वाधिक बेरोजगारी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी 28.3% बेरोजगारी कहीं है तो राजस्थान में है। राजस्थान की कानून व्यवस्था की वानगी है कि वो आंकड़ा अब लगभग 9.5 लाख तक पहुंच गया। इतनी बड़ी मात्रा में अपराध देश में किसी एक प्रदेश में घटित हुए तो राजस्थान है। आज भी बलात्कार का आंकड़ा वही है, 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं प्रतिदिन।
किस तरीके से अराजक तत्व और गुंडा तत्व माफिया इस सरकार में पनपे हैं, कोई क्षेत्र बचा नहीं है। मुझे पिछले दिनों संज्ञान में आया कि यहाँ की कांग्रेस पार्टी की मेयर को भी इस तरीके के तत्वों ने बख्शा नहीं, उनके साथ भी बदतमीजी हुई। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में औरों की सुरक्षा करें कि नहीं करें, लेकिन उनकी अपनी चुनी हुई मेयर के खिलाफ यदि ऐसा कुछ होता है, ये शर्मनाक है। हत्याओं का सिलसिला जोधपुर में भी उसी तरीके से अनवरत जारी है, लेकिन सारे गुनाह माफ कर दें, सारे पाप माफ कर दें, तो आज मैं जिस बात का विशेष तौर पर उल्लेख करूंगा वो है राजस्थान की सरकार का भ्रष्टाचार। यूं तो कांग्रेस पार्टी के खाते में नेहरू जी के जमाने से, जब मेनन रक्षा मंत्री थे, तो जीप घोटाले से कांग्रेस के घोटालों की एक शुरुआत होती है। जी के बिस्किट को तरसते थे, हसरत से देखते थे। अशोक गहलोत जी सौभाग्यशाली हैं कि उनको सोने के बिस्किट के दर्शन नहीं। ये जो मुद्दा है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको जाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये केवल सामान्य रिश्वत का पैसा नहीं रहा। और इसलिए मैंने माननीय देश के गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है कि ये सामान्य बात नहीं है, ये एक संकेत है कि जो इस तरीके के भ्रष्ट लोग हैं उनकी मानसिकता कैसी है और परिस्थिति कैसी है और संरक्षण कैसा है कि सचिवालय के भीतर और इस तरीके से बड़े पैमाने पर नकदी का मिलना, सोने का मिलना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और इसलिए जितनी घटनाओं की फहरिस्त मैंने आपको गिनाई है, उसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील कोई घटना है राजस्थान के समाज के लिए, राजस्थान के जनमानस के लिए यदि कोई एक घटना उद्वेलित करती है तो वो घटना है सचिवालय के उन कमरों में इस तरीके की नकदी का मिलना। और मैंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से गुजारिश की है कि राजस्थान की सरकार से, राजस्थान की किसी एजेंसी पर यह भरोसा नहीं है कि वो इसकी निरपेक्ष जांच करेंगे। केवल चंद लोगों की गिरफ्तारी और थोड़ी सी चीजों की बरामदगी ये इतने बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे पर पर्दा नहीं डाल सकती। मैं पुलिस को एक आग्रह करना चाहूंगा, जो भी जांच एजेंसी भी जांच कर रही है, एसीबी, आपको ध्यान होगा कि सरकार ने बड़ी संख्या में मोबाइल फोन के वितरण की बात कही थी। 1,33,00,000 के करीब महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल देने की बात की। पहले वो बड़े जोर शोर से की गई और उसके बाद में कुछ एलिगेशन शुरू हुए थे, उसके बाद उस योजना को ठंडा कर दिया। एक बार फिर से वो योजना अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। मेरा संदेह है, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मेरा संदेह है कि, और मेरा रिक्वेस्ट है जांच एजेंसी से, कि जो निःशुल्क मोबाइल वितरण की किसी भी कंपनी से डील हुई है, कहीं इन नकदी का उससे तो कोई संबंध नहीं। पुलिस इस पर जरूर, इस पक्ष पर जरूर ध्यान में रखे, क्योंकि अभी तक हो सकता है कुछ इंटरोगेशन में चीजें सामने आए, कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आएंगी, लेकिन ये मेरा शक है, मेरा संदेह है और मेरी गुजारिश है एजेंसी से, और सरकार में ईमान है तो सरकार करा ले, लेकिन कहीं ना कहीं इस नकदी का उससे कोई कंसर्न हो सकता है। मेरा एक जो इंटेंशन है, मेरा जो मन है, इंट्यूशन है, वो मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है, और इसलिए मैंने एजेंसी से मैं आग्रह करता हूं कि इस पर जरूर वो करें। 3 पक्षों पर काम करती है: संगठन की रचना, रचनात्मक काम और जन संघर्ष। हम लोगों ने जनाक्रोश यात्राओं के जरिए इन तमाम मुद्दों पर लोक जागरण का काम किया है, और अब क्योंकि ये 23 का चुनाव है और पार्टी पूरे तरीके से इलेक्शन मोड पर है, केंद्रीय नेताओं के प्रवास प्रारंभ हो गए हैं, और पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने अपना एक वायदा आबू रोड में पूरा किया, और इसी तर्ज पर अभी 31 मई को अजमेर में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। उससे पहले माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, इन सबका अलग अलग तरीके से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में आगमन हुआ है, भविष्य में भी होता रहेगा। तो पार्टी कुल मिलाकर चुनाव के लिए तैयार है। केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी
कार्यकर्ताओं के बीच में मनोबल पैदा करती है और जनता में भी भरोसा पैदा करती है। मैं कांग्रेस का पक्ष देखूं तो हम तो जनता के पक्ष पर जन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता खुद की पार्टी के खिलाफ ही जन संघर्ष कर रहे हैं और इसलिए अंतर्कलह की शिकार, अंतर्द्वंद की शिकार, विरोधाभासों की सरकार कहने को कह सकते हैं कि उनके अपने घर का झगड़ा है, लेकिन 4.5 साल में कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने कोई किसी तरीके की रूलिंग नहीं दी, किसी तरीके से समाधान नहीं किया। उसका नतीजा था कि राजस्थान में सरकार और प्रशासन पूरे तरीके से फेल हो गए और इस विफलता के कारण राजस्थान की जनता को बदतर कानून व्यवस्था मिली, पानी और बिजली का संकट मिला, टूटी सड़कें मिली, शिक्षा स्वास्थ्य का जो बुनियादी विकास था वो अवरुद्ध मिला। कुल मिलाकर ये पूरे प्रदेश की वानगी है और इस नाते और उत्तर भारत की परिस्थिति अलग है और कर्नाटक में हम लोग पहली बार काबिज हुए थे और पहली बार में भी वहाँ के जो स्थानीय समीकरण थे, खासतौर पर यदि आप पार्टी का वोट शेयर देखेंगे 36% तो कायम है, लेकिन जेडीएस वहाँ पर एक प्रमुख विपक्षी दल होता था, तीसरा जो फोर्स है, उसके वोटों के डिवीजन ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सुगमता दी थी। इस बार जेडीएस काफी नीचे चला गया और पार्टी ने वहाँ अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा, नई लीडरशिप भी आई है। पार्टी का वहाँ स्थापित होना दक्षिण भारत में उस गेटवे पे, ये भी मैं इसको उपलब्धि मानता हूँ। राजस्थान में क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका असर दक्षिण भारत में नहीं होता, लेकिन सामान्य तौर पर जहाँ रीजनल पार्टी होती है वहाँ नेशनल एजेंडे पर चुनाव कम होता है, लेकिन हमारे उत्तर भारत के कुछ प्रदेशों में तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है और इसलिए यहाँ जो मैंने जिक्र किया उन बातों का भी एक असर रहेगा। यहाँ की राजस्थान की जनता 370 से वाकिफ है, राजस्थान की जनता राम मंदिर से भी वाकिफ है। जितने देश को गौरव प्रदान करने वाले मुद्दे हैं उन पर राजस्थान की जनता मैंडेट देगी और जो मैंने कहा कि संगठनात्मक रूप से भी, क्योंकि परंपरागत रूप से यहाँ एक वैकल्पिक सरकार हमेशा रही है, परसेप्शन के आधार पर यहाँ जनता फैसला करती है। जनधारणा बीजेपी के पक्ष में है, जो रिजेंटमेंट है, जनाक्रोश है, वो कांग्रेस के विपरीत है और पार्टी का धरातल पर संगठन अपेक्षाकृत कांग्रेस के मुकाबले बहुत बेहतर है। कुल मिलाकर ये सारी चीजें पार्टी के पक्ष में जाती है और इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के सहायक कर्मचारी संघ ने वित्त अधिकारी द्वारा कार्य नहीं किए जाने को लेकर कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा। उसमें उन्होंने मांग की जेएनबीयू में किसी भी कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता। वहीं जेएनबीयू से रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों को कई महीनों तक पेंशन नहीं मिलती। ठेके पर लगे कर्मचारियों को 2 माह से भुगतान नहीं हो पाया है। सारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी भुगत रहे हैं। आज की तारीख में पेंशनर को पेंशन नहीं मिल पा रही है। ठेके पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं 2 महीनों से, उनको भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। इस आशय का पत्र हमने 14 तारीख को एक वाइस चांसलर महोदय को दिया था कि ऐसे व्यक्ति को जिसकी यहाँ रहने की इच्छा नहीं है उसको तत्काल यहाँ से कार्य मुक्त किया जाए, लेकिन प्रशासन ने आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और इसी क्रम में मैं कहूँ, अगर हमारा नॉन टीचिंग का कर्मचारी कोई 2, 4, 5 दिन किसी काम से भी रुक जाता है तो प्रशासन उनके खिलाफ में कार्रवाई करते हैं। क्या 16, 17 सीसी के नोटिस वगैरह उन वित्तीय सलाहकार के लिए नहीं है? कानून उनके लिए नहीं है कि वो मर्जी हो जब आते हैं, मर्जी हो जब यहाँ से चले जाते हैं, और वो 2 महीने से गायब हैं। हमारी मांग है, हमने ये लिख कर दिया प्रशासन को कि तत्काल इस पर संज्ञान लेकर के ऐसे अधिकारी को जो विश्वविद्यालय में रुकना नहीं चाहते हैं उनको तत्काल यहाँ से रिलीव किया जाए। और